हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन है ये बेसिकली मेडिसिन से थोड़ा सा इंटीग्रेटेड है, न्यूरो ऑप्था आपकी ना। तो आपका जो इंटीग्रेटेड वर्जन है इसका, मैं ये आज इंटीग्रेटेड थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो इसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर फ्रॉम हैरिसन और CMDT, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो मेरे को बताना कि हाँ मेरे को समझ में आया, बिकॉज थोड़ा सा ये ऑन अ टफर साइड है, ठीक है। इसको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक्स कि हाँ इसका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करेंगे इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया के बारे में। तो सबसे पहले इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया से पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका लेने की कोशिश करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट का होता क्या है आखिर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ऑक्सीपिटल लोब को हम लोग प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, पता है सबको, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीपिटल लोब को हम लोग प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ठीक। अब देखो आई मूवमेंट्स, कुछ मैं आई मूवमेंट्स की बात करूँगा, कुछ आई मूवमेंट्स की मैं बात करूँगा जो कि एक नॉर्मल इंसान में देखने को मिलती है। तो एक होता है सैकेड, ठीक है ना, सैकेड। अब जैसे सैकेड क्या होता है, सडन मूवमेंट ऑफ आई टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाउड साउंड, ठीक है ना। ये लाउड साउंड की तरफ एक सडन मूवमेंट ऑफ आई है, ठीक है। जैसे कि अचानक से तुम्हारे राइट साइड में बम फटा, ठीक है ना। बम फटेगा तो तुम देखोगे ना, तुम उधर उधर झट से तुम्हारी आंख उधर जाएगी कि जिधर बम फटा। तो दैट इज सैकेड। तुम एक बार करके देखो, जैसे तुम्हारे बगल में कोई ताली बजाए जोर से, ठीक है ना, तुम उसकी तरफ मुड़ के देखोगे ना, इट इज़ अ रिफ्लेक्स, इट्स अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स कि हाँ तुम उसकी तरफ देखोगे। तो दिस इज सैकेड, राइट। तो रिफ्लेक्स नहीं है, आप देखते हो किसकी तरफ, एक स्टेशनरी टारगेट की तरफ। आप किसकी तरफ देखोगे, एक स्टेशनरी टारगेट की तरफ। और ये किससे रेगुलेट होती है, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं तुम्हें और बताऊंगा, ठीक है ना। ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टफ एंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो उतना ही जानो जितना तुम्हें ज़रूरी हो, ठीक है। तुम्हें रिसर्च करने नहीं बैठना है। तो अब इससे तुम पूछोगे सैकेड क्यों कैसे कंट्रोल होता है, फ्रंटल आई फील्ड से। अब इसका रीज़न पूछोगे ना, तो रीज़न को पढ़ने में तुम्हें करीबन 10-15 पन्ने लगेंगे, और उसका क्या है, तुम्हें समरी निकल के आएगा कि सैकेड जो है फ्रंटल आई फील्ड से कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने को जो काम का है वो निकालना है वहाँ से, ठीक है ना। अब देखो परस्यूट क्या होता है, परस्यूट। अब जैसे कोई भी, अगर तुमने अपने कॉलेज में होगे, ठीक है ना, तो बैडमिंटन खेलने या टेनिस खेलने या जो भी तुम खेलने जाते होगे कोई भी गेम, ठीक है ना। मान लो कि बैडमिंटन एक मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो अगर बैडमिंटन खेलने जाते होगे, व्हेन यू सिट एंड सी द टू प्लेयर्स प्लेइंग बैडमिंटन, राइट, तो तुम्हें समझ में आता है कि यार कि जो दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो वन हिट्स द शटल एंड अदर वन रिसीव्स द शटल, ठीक है ना। तो जो उसकी तो शटल की मूवमेंट होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हिटिंग टू द पॉइंट ऑफ रिसीविंग द शटल, जो तुम उसका पूरा मूवमेंट ऑब्जर्व करते हो कि शटल कैसे जा रही है, ठीक है ना। इन द शेप ऑफ कि ऐसे शटल जा रही है, एक बंदे ने यहाँ पे मारा तो शटल ऐसे पूरा गई। तुमने ये जो ऑब्जर्व किया, जैसे कोई भी देखो कि हाँ, तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने दो बंदे बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो वन प्लेयर हिट्स द शटल एंड अदर वन रिसीव्स द शटल, राइट। तो तुम पूरा जो उसका शटल का मूवमेंट जो फॉलो करोगे, दैट इज नोन एज परस्यूट, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रैकिंग मूवमेंट होता है ना, ठीक है ना। जैसे ठीक है, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे कॉलेज में एक बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है ना, सबके कॉलेज में होती है, ठीक। तो व्हेन शी मूव्स, तो सारे लड़कों की नज़र उस पर चली जाती है। तो शी इज़ मूविंग, ठीक है ना, वो मूविंग टारगेट है। जो लड़कों के लिए वो क्या है, मूविंग टारगेट है। शी इज मूविंग एंड द बॉयज फॉलो इज लाइक परस्यूट, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, जो हम लोग परस्यू करना चाहते हैं ना, वी गो फॉर परस्यूइंग द गर्ल, राइट। तो दैट्स द ट्रैकिंग मूवमेंट, राइट। तो दैट्स ट्रैकिंग मूवमेंट, इट दैट्स परस्यूट, दैट मतलब कि हमारा ये मूविंग टारगेट को देखने में मदद करता है, ठीक है ना। और ये किससे कंट्रोल होता है, पैराइटल आई फील्ड से। तो सैकेड्स किससे था, फ्रंटल आई फील्ड, और परस्यूट किससे था, पैराइटल आई फील्ड। और ये जो दोनों हैं ये हायर सेंटर्स, मतलब कि फ्रंटल और पैराइटल आई फील्ड से कंट्रोल होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा, ठीक है ना। फॉर फाइन मूवमेंट्स ऑफ आई, फाइन मूवमेंट्स ऑफ आई, मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स की जो नर्व सप्लाई है, दीज आर बेसिकली फ्रॉम थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, राइट। सो एक होता है, अगर इनको जो है फाइन मूवमेंट, अगर किसी आग को फाइन मूवमेंट करना हो ना, तो क्या होगा कि जैसे एक टाइम पे एक ही नर्व तो नहीं काम करेगी, ठीक है ना। अगर उसको मान लो कि थोड़ा सा नीचे देखना हो, अपवर्ड देखना हो, या कुछ अलग सा मूवमेंट
उसको हल्का, जैसे क्या होता है कि कभी हमेशा तुमको एक ही तरह की तुम्हें फट से तुम्हें कोऑर्डिनेट करना होता है ना, जैसे इधर उधर देखना होता है, तुम कैसे देखते हो, क्योंकि फाइन मूवमेंट्स तो करनी होती है ना आपकी। जैसे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी चलाना है तुम्हें सामने भी देखना है, बगल में भी देखना है, ठीक है ना। तो दीज नर्व्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, एंड हाउ डू दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, तो इनको एक कनेक्ट करता है, दैट इज मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकल। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं MLF। क्या कहते हैं इसको? MLF, ठीक है ना। तो मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट समझना पड़ेगा ना। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो ये क्या करता है, MLF क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है आई मूवमेंट्स को। तो व्हाट इज MLF? इट कनेक्ट्स थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, इसमें एक 8th क्रेनियल नर्व भी होता है, लेकिन वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा उसको जब आएगा, ठीक है ना। इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया पे हम आते हैं अब, ठीक है ना। क्या होता है इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया? तो ये कहाँ देखा जाता है? सबसे पहली बात, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। MLF के बारे में मैंने बताया था कि क्रेनियल नंबर 3rd, 4th एंड 6th को इन्वॉल्व करता है। ये कोऑर्डिनेट करता है आई मूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना। आई मूवमेंट ये कोऑर्डिनेट करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये समझ में आती है हमको बात। इफ लीजन ऑकर्स, अगर लीजन ऑकर्स हुआ यहाँ पे MLF में लीजन हुआ कोई भी, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया करेगा, ठीक है ना। इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया हमें क्या समझ में आता है? एनी लीजन दैट ऑकर्स इन MLF विल लीड टू इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। अब इससे क्या होगा? इप्सीलैटरल जो होगा इम्पेयर एडक्शन, एडक्शन मतलब बाहर की तरफ, इप्सीलैटरल इम्पेयर हो जाएगा एडक्शन, और कॉन्ट्रालैटरल जो है एबडक्शन, मतलब कि कॉन्ट्रालेक्टर आई में एबडक्ट होगा निस्टैगमस के साथ, ठीक है ना, हल्का सा वो निस्टैगमस रहेगा। अब ये क्यों होता है? और यहाँ पे क्या होगा? एक कॉन्जुगेट हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर देखो, अगर तुम्हारा इम्पेयर हो गया, एडक्शन इम्पेयर हो गया, तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी हो जाएगी ना, क्योंकि तुम हॉरिजॉन्टली तो अब आँख तुम्हारी मूव ही नहीं करेगी, तो हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी होगी ही होगी। अब देखो ये क्यों होता है, अब इसका कारण देखो। यहाँ पे मैंने थ्योरी बता दी, वो इंपॉर्टेंट लाइन थी, ठीक है ना। ये समझ लोगे तो काफ़ी है, अगर इतना याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इसको समझो, ठीक है ना, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये राइट आई है, लेफ्ट आई है, ठीक है ना। ये मान लो लैटरल रेक्टस है, मीडियल रेक्टस है, 2 रेक्टस हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब ये मान लो कि तुम्हारी ये 6th क्रेनियल नर्व ये लैटरल रेक्टस से चल के आई, ये तुम्हारी जाके कनेक्ट हुई MLF में। MLF क्या है? 3rd, 4th, 6th क्रेनियल नर्व का पूरा कनेक्शन, ठीक है ना। और यहाँ से कौन सी जाती है? 3rd क्रेनियल नर्व, यहाँ पे 3rd क्रेनियल नर्व है, मीडियल रेक्टस से यहाँ आ रही है। जो तुम्हारी लैटरल रेक्टस है दैट गोज टू कॉन्ट्रालैटरल वाला MLF में जाती है, ठीक ना। ये कॉन्ट्रालैटरल MLF में जाती है। अगर मेरे मान लो कि MLF में लीजन हो जाता है, मान लो राइट साइड के MLF में तुम्हारा लीजन हो जाता है, तो तुम्हारा क्या होगा? राइट साइड के MLF में लीजन हुआ तो मान लो कि 3rd क्रेनियल नर्व तो गई, इप्सीलैटरल इम्पेयर एडक्शन हो गया, इप्सीलैटरल जो है इम्पेयर्ड जो है एडक्शन हो गया, ठीक है ना। एडक्शन इप्सीलैटरल का है इम्पेयर्ड, तो एडक्शन पूरा हो जाएगा। इप्सीलैटरल अडक्ट नहीं कर पा रहा है भाई, अडक्ट क्या नहीं, अडक्ट तो नहीं कर पा रहा है अब इधर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ तो नहीं ला पा रहा है अब, ठीक है ना। एबडक्ट मतलब बाहर की तरफ, एडक्ट मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ अब नहीं ला पाएगा क्योंकि मीडियल रेक्टस तो डैमेज हो गया MLF के कारण। लेकिन जो तुम्हारा MLF में जो होता है कॉन्ट्रालेटरल वाले फाइबर्स भी तो आ रहे हैं अब, लेकिन ये कॉन्ट्रालेटरल वाले फाइबर्स दूर से आ रहे हैं, तो इसका ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल इतना याद रखना कि इसमें निस्टैगमस होगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रालेटरल वाले से निस्टैगमस होगा ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड, तो कॉन्ट्रालेटरल पे भी थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा? केवल निस्टैगमस आएगा। निस्टैगमस मतलब समझते हो? जो हल्का हल्का आई की मूवमेंट होती है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जो भी तुम समझते हो, ठीक है ना। जो तुम्हें अपना ENT में बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि निस्टैगमस कैसे होता है, ठीक है ना। द वर्टिकल निस्टैगमस, हॉरिजॉन्टल निस्टैगमस, ठीक है ना, और कभी कभी रिंग लाइक में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे निस्टैगमस समझाएंगे। अब इसके अलावा कुछ अदर आई मूवमेंट्स होते हैं। I'm very sorry for this. Just a second, right? Yep. एक्चुअली ये स्टैंड नहीं है, ठीक है, तो आई फील कि इट फॉल डाउन, राइट। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, राइट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ वर्जेंस, राइट?
व्हाट इज़ वर्जेंस। तो आप अगर देखो कि जैसे आप अपनी नाक को देखने की कोशिश करो, आप अपनी अपनी सब लोग अपनी अपनी नाक को देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो नाक को देखने की कोशिश करोगे, जो तुम्हारी दोनों आई बॉल्स हैं वो पास में आ जाएंगी ना, तो समझ रहे हो, दोनों ऐसे आ जाएंगी, ठीक है ना, तुम्हारी दोनों फील्ड्स ऐसे आ जाएंगी। तो लुक एट योर ओन नोज, मीडियल रेक्टाई आर एक्टिंग, दोनों मीडियल रेक्टाई एक्ट करने लगेगी। आई जो है कॉन्वर्ज करेगी, और कॉन्वर्जेंस टाइप ऑफ मूवमेंट इसलिए कहते हैं, इसी के लिए वर्जेंस होता है कॉन्वर्जेंस, ठीक है ना। वर्जेंस क्या है, कॉन्वर्जेंस है, ठीक है ना। तो आई मूवमेंट आर नॉट, ठीक है ना, तो आई कॉन्वर्ज और जो होती है कॉन्वर्जेंस टाइप ऑफ मूवमेंट होती है। और आई मूवमेंट आर नॉट पैरेलल, यहाँ पे तो आई मूवमेंट पैरेलल नहीं है, क्योंकि मीडियल रेक्टाई एक्ट कर रही है। अगर एक मीडियल रेक्टाई और एक लैटरल रेक्टाई एक्ट कर रही होती इन द सेम डायरेक्शन, तो वो हो सकता है कि कॉन्जुगेट होता, लेकिन यहाँ पे जो है ये पैरेलल नहीं एक्ट कर रही, तो इसीलिए इसको डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट। अब क्या होता है, जो वर्जेंस होता है ये पार्ट ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है टू लुक एट द नियर ऑब्जेक्ट। अब देखो एकोमोडेशन जो है सिलेरी मसल से भी होता है, ठीक है ना, जो फोकल लेंथ चेंज करते हैं, ठीक है ना, फोकल लेंथ चेंज करके सिलेरी मसल से एकोमोडेशन होता है ना। अगर तुमने ऑप्थेल्मोलॉजी के बेसिक लेक्चर्स लिए होंगे तो समझ में आता है। तो एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन किस लिए होता है, एकोमोडेशन इज डन टू व्यू नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। एकोमोडेशन इज डन टू व्यू द नियरर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स योर आई, ठीक है, नियरर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जैसे कन्वर्जेंस जो होता है, अगर नियरर ही तो ऑब्जेक्ट करने, जैसे एक उंगली अपने जस्ट नोज के पास बहुत पास एक उंगली ले आओ, ठीक है ना, ठीक है, तो फिर उस उंगली को देखो तो समझ में आएगा कि हाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स हमारा काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल से लेके कर लेना। इसी में क्या होता है, वर्जेंस में ही प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो यही बात मैं कह रहा था, फोकल लेंथ एडजस्टेड बाय सिलेरी मसल। अब एक होता है वेस्टिबुलर मूवमेंट। वेस्टिबुलर मूवमेंट में अब मैं तुम्हें बताया होगा, एक वर्ड बीच में बोला होगा कि 8 क्रेनियल नर्व भी एमएलएफ से अटैच होती है, ठीक है। अगर तुम्हें जानना है, इसको बहुत डिटेल में जानना है, तो तुम हैरिसन पढ़ सकते हो, लेकिन मैं उतना ही बताऊंगा जितना तुम्हें काम का है, ठीक है ना। वेस्टिबुलर मूवमेंट भी एक होता है जो कि 8 क्रेनियल नर्व से होता है, जो कि अटैच होती है एमएलएफ से, और ये क्या करती है, निस्टैगमस ले जाती है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं जानना। अब आते हैं एकोमोडेशन रिफ्लेक्स पे, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, एफरेंट कम्स टू ऑक्सीपिटल लोब। एफरेंट आया भाई, कैसे आया एफरेंट, बताओ मेरे को। ऑप्टिक नर्व आया, सेकंड क्रेनियल नर्व से आया, रेटिना में क्रॉस किया पहला, फिर ऑप्टिक काइज़मा में गया, ऑप्टिक काइज़मा से तुम्हारा तुम्हारा ट्रैक्ट बनाया, ऑप्टिक ट्रैक्ट से तुम्हारा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशन से तुम्हारा आ गया ऑप्टिक ऑक्सीपिटल लोब पे। अब ऑक्सीपिटल लोब से अब क्या करता है, कुछ फाइबर्स, अब मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि एक प्रीटेक्टल न्यूक्लियस होता है, एक फिर उसके बाद एडिंगर फॉल न्यूक्लियस आता है, ठीक है ना। तो वो पाथवे अभी कुछ देर के लिए भूल जाओ ठीक है ना। अब वो पाथवे कुछ देर के लिए भूल जाओ, अब मैं कह रहा हूँ तो मानो, वो पाथवे कुछ देर के लिए भूल जाओ। अब सोचो कि कुछ फाइबर्स जो है ऑक्सीपिटल लोब के, वो फ्रंटल लोब पे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहना है कि न्यूरोलॉजी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन मेडिसिन, राइट, बिकॉज उसमें इतने सारे कनेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा कनेक्शन कहाँ पे था, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एफरेंट जो होता है कम्स टू ऑक्सीपिटल लोब। अब वहीं से एफरेंट जो है ये फ्रंटल लोब में चला जाता है, और फ्रंटल लोब में क्या होता है, तुम्हारा एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, फ्रंटल लोब से वो कहा जाएगा फिर से एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस पे जाएगा, और मोटर थर्ड क्रेनियल नर्व, मोटर जो होती है थर्ड क्रेनियल नर्व, ओक्यूमुलेटर नर्व ऑब्वियसली, ठीक है ना। वहाँ से ये एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस पे चला गया। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस क्या करेगा, बोथ मीडियल रेक्टस को एक्टिवेट करेगा। अब ये जो है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो है बोथ मीडियल रेक्टस को एक्टिवेट करेगा, और जिससे क्या होगा, कन्वर्जेंस मूवमेंट होगा, जिससे क्या होगा, कन्वर्जेंस मूवमेंट, जो कन्वर्ज करती है आंखें, और उसी से प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन होगा। तो बेसिकली जो हमारा फ्रंटल लोब है वहाँ से क्या आ जाएगा, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, और जो हमारा मोटर है थर्ड क्रेनियल नर्व, वहाँ से कहाँ जाएगा, मीडियल रेक्टस एंड टू प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, समझ में आता है। वहाँ पे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस था, समझ में आता है, वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्स में प्रीटेक्टल था, फिर एडिंगर फॉल वेस्टफॉल न्यूक्लियस था, फिर उसके बाद सिलियरी गैंग्लियन, फिर उसके बाद आगे तुम्हारा काम था, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा फ्रंटल लोब आएगा, फिर एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, फिर थर्ड क्रेनियल नर्व का मोटर, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन कराएगा, और वही मीडियल रेक्टस का कन्वर्जेंस कराएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, तो नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग समझने कोशिश करेंगे मिड्रियासिस के मैकेनिज्म को। अब मिड्रियासिस क्या होता है, पहले बात तो मिड्रियासिस होता क्या है, मिड्रियासिस मतलब डायलेशन ऑफ प्यूपिल।
अब डायलेशन ऑफ प्यूपिल क्यों होता है, जैसे हम लोग मानते हैं, ठीक है ना, जो कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर बेसिकली कंस्ट्रिक्ट करते हैं ना, कोई भी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आया जो कि तुम्हारा पाइलोकार्पिन वगैरह तुम जानते हो गए, तुमने फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, आई गेस बहुत ही अच्छे से फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी और तुम्हें पता है कि पाइलोकार्पिन से मियोसिस होता है, ठीक है ना। तो जो तो पैरासिम्पैथेटिक वो ड्रग है ना, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है पाइलोकार्पिन आई गेस, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि मियोसिस होता है, ठीक है ना, ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक फाइबर क्या कराते हैं, मियोसिस कराते हैं। लेकिन जो उसका अपोजिट होता है, मिट्रियासिस इज कॉज्ड बाय सिंपैथेटिक फाइबर, ठीक है ना, डायलेशन ऑफ प्यूपिल कॉज्ड बाय सिंपैथेटिक फाइबर। अब देखो इसका एक क्लिनिकल अप्लाइड है कि हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, सिंपैथेटिक चेन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सिंपैथेटिक चेन इन्वॉल्व हो जाती है, उसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो सिंपैथेटिक चेन अगर इन्वॉल्व हो गई, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा, मायोसिस वो लीड कर जाएगा, मायोसिस होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स विल एक्ट अनअपोज्ड, मतलब अनअपोज्ड तरीके से वो काम करेंगे, क्योंकि सिंपैथेटिक फाइबर तो अब डिस्ट्रॉय हो गए, अब डायलेशन होगा नहीं, अब इसलिए मियोसिस होगा, ठीक है ना। अब इसी का थोड़ा सा एक डायग्राम तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो ये देखने की कोशिश करना, समझना। जैसे हाइपोथैलेमस से तुम्हारा आया स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस टू स्पाइनल कॉर्ड हम लोग आगे, तो स्पाइनल कॉर्ड में एक आती है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आएगी जो सिंपैथेटिक फाइबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होती है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में होती है, यहाँ पे एक लैटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे ये एक पहला रिले देती है, अपना पहला रिले देगी तो लैटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे आएगी, लैटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे पहला रिले दिया तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हो गई, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इट एंटर्स इन द सिंपैथेटिक चेन, ठीक है ना, ये सिंपैथेटिक चेन में एंटर कर गई, और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे एक और रिले देती है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया पे एक और रिले देती है, और इट बिकम्स थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, और ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होती है स्फिंक्टर प्यूपिले पे एक्ट करती है, जो कि डायलेटर मसल है। तो इसकी पूरी मैकेनिज्म होगी कि हाउ इट बेसिकली एक्ट्स, राइट। तो कोई भी फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि हाइपोथैलेमस से ये स्पाइनल कॉर्ड में आता है, स्पाइनल कॉर्ड में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन निकालता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ रिले करते हैं, इट रिलेज एट द लैटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये यहाँ से किस में फर्स्ट जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है इस सिंपैथेटिक चेन में जाते हैं, और ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया में दूसरा रिले देते हैं, और दूसरा रिले से क्या बनता है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है स्फिंक्टर प्यूपिले पे काम करता है, जो कि एक्ट एज डायलेटर। तो इतना मैकेनिज्म ये बताने के लिए कि मिट्रियासिस होता कैसे है, ठीक है ना। अब तुम दो काम कर सकते हो, जाए तो ये पूरा मैकेनिज्म तुम समझने की कोशिश करो, अब जाए तो ये समझ लो कि सिंपैथेटिक फाइबर से मिट्रियासिस होता है, दोनों सेम बात होगी, ठीक है ना। लेकिन मैं पूरा एक समझाने की कोशिश किया कि कैसे होता है, ठीक है ना, बेसिक एसेंस ऑफ मेडिसिन कैसे, ठीक है ना। तो अब आते हैं, देखो एक मैं थोड़ा सा क्लिनिकल अप्लाइड इसे यहाँ पे भी बताऊंगा इसका, कि लीजन जो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में अगर लीजन होता है वेयर हॉर्नर सिंड्रोम अकर, तो उसी को क्या कहते हैं, लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम कहते हैं, और क्या उसी का दूसरा नाम है वॉलेनबर्ग सिंड्रोम, ठीक है ना। अगर लीजन जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा में हो जाए वेयर हॉर्नर सिंड्रोम अकर्स, जहाँ की अगर मेडुला ऑब्लोंगाटा में जहाँ पे भी हॉर्नर सिंड्रोम हो जाए तो उसी को क्या कहेंगे, लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, या तो वॉलेनबर्ग सिंड्रोम, ठीक है ना, मेडुला ऑब्लोंगाटा के केस में। अब आते हैं हम लोग कैवर्नस साइनस पे। कैवर्नस साइनस पे की बात करने से पहले हम लोग कुछ बात करेंगे ड्यूरल वीनस साइनसिस के बारे में। अब ये ड्यूरल वीनस साइनसिस क्या होता है, रिमेंबर कि ब्रेन में ड्यूरा मैटर के दो फोल्ड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, दो फोल्ड्स होते हैं, लेकिन जब वो ड्यूरा मैटर, वही ड्यूरा मैटर जब स्पाइनल कॉर्ड में आता है तो वो एक फोल्ड होता है, ठीक है ना। अब ये जो दो ड्यूरा मैटर है उनके बीच में कुछ साइनसेस होते हैं, वीनस साइनसेस होते हैं, ठीक है ना, और वही साइनसेस स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होते क्योंकि वहाँ पे सिंगल लेयर होता है और ब्रेन में वो डबल लेयर होता है। तो दो ड्यूरा मैटर के बीच में जो साइनस होते हैं उसी को क्या कहते हैं, ड्यूरल वीनस साइनस। ड्यूरल मतलब ड्यूरा मैटर, वीनस मतलब वीनस, और साइनस का मतलब साइनस के होते हैं, ठीक है ना, ये समझ में आती है बात। तो ये हो गया ड्यूरल वीनस साइनस की बात, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर ऑल ड्यूरल वीनस साइनस। अब देखो जितने भी तुम्हारे ड्यूरल वीनस साइनस स्टार्टिंग फ्रॉम तुम्हारा सुपीरियर सजाइटल साइनस होता है, फिर तुम्हारा कौन कौन से सिग्मॉइड होता है, फिर ट्रांसफर्स होता है, फिर सिग्मॉइड होता है, फिर सारा जाके जहाँ कहाँ ड्रेन करता है, इंटरनल जुगुलर वेन में। अब इंटरनल जुगुलर वेन जो कि कहाँ जाके ड्रेन करती है, बेसिकली इन द राइट एट्रियम। एंड वाई इंटरनल जुगुलर वेन इज इंपॉर्टेंट, इट मेजर्स JVP, ठीक है ना। ये इतना बात थोड़ा सा बेसिक था, इसको अगर इसको आपको बेसिक इतना जानना चाहिए, ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अनरिलेटेड टू न्यूरो माई टॉक, बट इतना ये एक बेसिक जनरल नॉलेज की तरह मैं आपको बता दिया। अब आते हैं कैवर्नस साइनस पे, जो कि हमारा बेसिक टॉपिक। तो इन कैवर्नस साइनस जो आपको अगर पता होगा, अगर आपने अपनी फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, अगर आई गेस कि आपने अच्छे से पढ़ी होगी कैवर्नस साइनस की, बिकॉज इट कम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन समटाइम्स, राइट।
तो वहाँ पे क्या होता है कि सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आके ड्रेन करती है। अब देखो, जो कि आई की जितनी इन्फेक्शन है, अब क्या हो सकता है, कभी कभार वो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन दे कम इनटू कैवर्नस साइनस, ठीक है ना, तो दे कम इनटू कैवर्नस साइनस और इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन, राइट। अगर वो तो कैवर्नस साइनस में आ गए तो थोड़ी सी पेनफुल कंडीशन हो जाती है। अब मैं इसकी बात करूँगा एनाटमी की थोड़ी, तो लुक एट दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। मान लो सेला टर्सिका आप लोग जानते होगा, आई होप यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में सेला टर्सिका होती है, ठीक है ना, मतलब कि सेला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। तो पिट्यूटरी मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों तरफ कैवर्नस साइनस होते हैं। कैवर्नस साइनस हमें पता है कि ड्यूरा मैटर के फोल्ड से घिरे हुए होते हैं, ग्रीन कलर से ड्यूरा मैटर, ठीक। अब उसी कैवर्नस साइनस के अंदर कुछ नर्व्स होते हैं और एक आर्टरी होती है। क्या नर्व्स होते हैं, जितने भी जो हमारे आँख के ऑक्यूलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो नर्व्स होंगे, 3rd, 4th, 6th, ठीक है ना। साथ ही ट्राइजेमाइनल नर्व की 2 ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी, V1 V2, ठीक है ना। इसके साथ एक आर्टरी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इसका बताने का क्या सेंस बनता है, आप देखो इसका क्या बताने का सेंस था, ठीक है ना। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की बात करते हैं, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की, ठीक है ना। तो इट इज़ मोस्ट कॉमन वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। अगर कोई तुमसे पूछे वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, राइट। इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, ये मेडिकल इमरजेंसी। यहाँ पे क्या होता है, इंटेंस पेन इन आई होता है। क्यों इंटेंस पेन इन आई होता है, क्योंकि ड्यू टू ड्रेनेज ऑफ सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, अगर वहाँ से कोई इन्फेक्शन आता है तो ये इंटेंस पेन हो जाता है आई में, ठीक है ना, ये मेडिकल इमरजेंसी इसीलिए। और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। कैन लीड टू वीनस हेमरेज, ये वीनस हेमरेज भी करा सकता है, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाइपरकोगुलेबल स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश करना कि ये किससे एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विद हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स, ठीक है ना। और वो हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स क्या क्या होती है, प्रेगनेंसी हो सकता है, ओसीपीज हो सकता है, वुमेन टेकिंग ओसीपीज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ओसीपीज, ये इट इज एसोसिएटेड, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस इज एसोसिएटेड विद ओसीपीज, राइट। तो और ये फैक्टर 5 लीडेन म्यूटेशन के कारण से एसोसिएटेड होता है। तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के लिए क्लासिकल हिस्ट्री जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में आ सकती है, तो ये इस तरह से होगी। A lady taking OCP suddenly has severe pain in eye, यूजली ये यूनिलैटरल होता है, रेडनेस कंजेशन हो जाता है आई में, और कैवर्नल, और इसी को क्या कह देंगे, और आपकी अगर आपको जहाँ ये देखा कि हिस्ट्री ऑफ फीमेल टेकिंग ओसीपीज सडन पेन इन आई, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की बात कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूँगा पेरिनॉड सिंड्रोम की। व्हाट इज पेरिनॉड सिंड्रोम, ठीक है ना, व्हाट इज पेरिनॉड सिंड्रोम। तो सेंटर ऑफ वर्टिकल आई मूवमेंट क्या होता है हमारा, पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट की थोड़ी बात करेंगे। सेंटर ऑफ वर्टिकल आई मूवमेंट क्या होता है हमारा, मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन में होता है वर्टिकल आई मूवमेंट के लिए, मिड ब्रेन में होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। सेंटर ऑफ वर्टिकल आई मूवमेंट कहाँ होता है, मिड ब्रेन में होता है। अगर वहाँ पे कोई लीजन हो जाए, तो वर्टिकल आई मूवमेंट लॉस्ट हो जाएगी। तो केवल अगर वर्टिकल आई मूवमेंट लॉस हो गई तो मान लो कि आई कैसी हो जाएगी हमारी, डाउन हो जाएगी ना, एकदम दोनों आईलिड ड्रॉप कर जाएंगी, आप वर्टिकली उसको ऊपर ला ही नहीं सकते। अगर दोनों आईलिड ड्रॉप हो गई तो उसी को अपवर्ड गेज पाल्सी भी कह देंगे, ओनली डाउन गेज रहेगी उसमें, केवल डाउन गेज रह जाएगी उसमें। और उसी को क्या कहते हैं, अगर हमारे जैसे देखो कि अगर तुम किसी बीच पे हो और तुम देख रहे हो सनसेट, वहाँ पे देख रहे हो, यू आर हैविंग अ ब्यूटीफुल सनसेट। मान लो अगर आपको पता हो राधानगर बीच इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेज इन इंडिया, एंड इज सिचुएटेड इन हैवलॉक आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे अगर आप मान लो इमेजिन जस्ट यू आर सिटिंग इन राधानगर बीच, दे यू आर हैविंग वाइट सैंड, ठीक है ना, और आप देख रहे हो सनसेट, देयर इज अ ब्यूटीफुल सनसेट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर लुकिंग एट द सन दैट इट इज ड्रॉपिंग ऑन द होराइजन ऑफ द ओशन, राइट। तो सेम ऐसे ही तुम्हें दिखेगा कि आँख की तुम्हारी पुतली जो है वो नीचे आके तुम्हारे आईलिड पे आके लोअर आईलिड पे ड्रॉप करेगी, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहेंगे, अपवर्ड गेज पाल्सी या डाउनवर्ड गेज, और उसी को क्या कहते हैं, सनसेट साइन, दिस इज नोन एज सनसेट साइन। और ऑल्सो सीन इन, ये कहाँ और देखा जाता है अपार्ट फ्रॉम पेरिनॉड सिंड्रोम, ठीक है ना, ये यहाँ पे पाइनेलोमा में देखा जाता है और हाइड्रोसेफेलस में देखा जाता है। अगर हाइड्रोसेफेलस अगर पड़ा हो कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ब्रेन में तो उसको हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, ठीक है ना। एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉग्डेन सिंड्रोम के बारे में। लॉग्डेन सिंड्रोम, व्हाट इज लॉग्डेन सिंड्रोम। लॉग्डेन सिंड्रोम में जस्ट इसका उल्टा, वहाँ पे केवल वर्टिकल आई मूवमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है ना।
व्हाट हैपन्स एक्चुअली इन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग्ड इन सिंड्रोम। मान लो यहाँ पे क्या होता है कि ये पॉन्स पे पहली बात तो होता है, ठीक है ना। इसका बेसिक से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी पॉन्स में कोई दिक्कत आ गई ड्यू टू लीजन ऑफ बेसिलर आर्टरी, आपको पता है बेसिलर आर्टरी क्या होती है, जो कि आपके पूरा ब्रेन को सप्लाई करती है ना, राइट। there is a basilar artery that leads to formation of various tributaries like anterior cerebral artery, middle cerebral artery, posterior cerebral artery. This is basically supplied by basilar artery, right? अगर वहाँ पे कोई लीजन हो गया तो बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है ना। तो it occurs in pons and it's due to lesion in basilar artery, right? और यहाँ पे क्या होता है bilateral Miller-Grubler syndrome। अगर ये अब ये सब देखो, ये सब आपको तब पढ़ने का मिलेगा जब आप स्ट्रोक पढ़ोगे, when you will read stroke in medicine, right? So there you will find these concepts, right? अभी के लिए आप इसको रट लो, जाए समझने की कोशिश को, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो रट लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बायलैटरल मिलर्ड-ग्रुबलर सिंड्रोम हो जाता है, जो कि क्या कॉज करता है, इट कॉजेज इप्सीलैटरल 6th and 7th क्रेनियल नर्व पाल्सी, ठीक है ना। बायलैटरल मिलर्ड, जैसे एक नाम तुम लोग याद कर लो, मिलिंद एक लड़के का नाम मान लो होता है, और उसका जो प्लेइंग नंबर है, उसका नंबर है 67। तो यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हो मिलिंद 67, ठीक है ना। तो बायलैटरल मिलर्ड ग्रुबलर सिंड्रोम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है इप्सीलैटरल 6th and 7th क्रेनियल नर्व पाल्सी हो जाएगी, और कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होगा कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा पॉन्स में अगर इंजरी है। कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया मतलब अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी इज मतलब कि पैरालिसिस में, और इप्सीलैटरल जो है 6th and 7th नर्व पाल्सी है, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी मतलब डिफिकल्ट कंडीशन, राइट। और फोविल सिंड्रोम क्या है, लॉक्ड इन सिंड्रोम प्लस हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी। फोविल सिंड्रोम में क्या होगा, लॉक्ड इन सिंड्रोम तो होता ही होता है, और हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी हो जाती है। और इसी में क्या है मतलब कि इफ़ बायलैटरल, अगर बायलैटरल ये हो गया तो बायलैटरल 6th 7th क्रेनियल नर्व पाल्सी पूरा फेस गया, ठीक। क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा, दोनों साइड का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा बॉडी का, लॉस ऑफ हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी, और हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी भी गई। तो आदमी अब क्या कर सकता है जब दोनों साइड पैरालिसिस, फेस भी गया, दोनों साइड पैरालिसिस हो गई, वो केवल और केवल एक जगह टिका रहेगा, और ना हाथ चला पाएगा, ना पैर, ना मुंह, खाली वो क्या करेगा, केवल वो आँख से इशारे करेगा। वो आँख से इशारे कर सकता है ऊपर और नीचे, वो भी दाएं बाएं नहीं, ऊपर और नीचे, वो ऊपर और नीचे के अलावा कुछ नहीं देख सकता। एंड इट इज़ अ वेरी 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 मतलब कह सकते हो दयनीय स्थिति होती है ना। इट इज़ अ वेरी मतलब कि होपलेस सिचुएशन फॉर द पेशेंट, राइट। बिकॉज आप एक चलते फिरते इंसान को ऐसी तुम सिचुएशन में इमेजिन नहीं कर सकते कि अचानक से बंदा चलता फिरता था, अचानक से बंदा को ऐसे हो गया ड्यू टू सम एक्सीडेंट और समथिंग लाइक ट्रॉमा, राइट। तो बेसिलर आर्टरी इट्स अ वेरी होपलेस सिचुएशन फॉर द पेशेंट, राइट। तो एक मैंने कहीं पढ़ा था अभी रिसेंटली, एक न्यूज़ में थी कि अ पेशेंट वुमेन वॉज एडमिटेड due to lesion in basilar artery, and she was suffering in lockdown syndrome, right. So she passed her PhD via, बस उसने आँख ऊपर नीचे की, एंड शी passed her PhD ड्यू टू कम्युनिकेशन, कुछ उनका कम्युनिकेशन स्पेशल कम्युनिकेशन होता था, ठीक है। तो उसने उस लॉक्ड इन सिंड्रोम में रहते हुए एक PhD कंप्लीट किया, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग that lady did, and it's a very courageous thing that lady did, right. तो हर चीज़ शायद से मैं मानता हूँ कि हर चीज़ इट्स नॉट रिलेटेड टू पढ़ाई, ठीक है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जानी चाहिए। तो ठीक है ना, कमिंग बैक टू टॉपिक, अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा आपकी बेल्स पाल्सी के बारे में। व्हाट इज़ बेल्स पाल्सी? इट इज़ बेसिकली एक्यूट ऑनसेट, ठीक है। एक्यूट ऑनसेट होता है और नॉन सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा लेकिन ये नॉन सुपरेटिव मतलब इससे पस फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है ना। और HSV1 में भी द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो होती है कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकती है, और इन्हीं का अगर रिएक्टिवेशन हो गया, अगर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 का रिएक्टिवेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब एक डायग्राम समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो डायग्राम थोड़ा सा मतलब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और ना मेरे पास इतना स्पेस था, बट आई डिडंट वांटेड टू मतलब वेस्ट, इतना स्पेस मैं वेस्ट कर देता, ठीक है ना। तो इसी में थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये मोटर कॉर्टेक्स है, मान लो ये मोटर कॉर्टेक्स है, दिस 7th नर्व न्यूक्लियस, एंड दिस इज योर फेस, ठीक है। पहले तो इतना समझने की कोशिश करो, दिस मोटर कॉर्टेक्स, दिस इज 7th नर्व न्यूक्लियस, एंड दिस इज योर फेस, एंड दिस इज द अपर फेस, जो कि हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर लाइन, इस लाइन के ऊपर जो है अपर फेस है, और ये लोअर फेस है, ठीक है ना।
तो मान लो मोटर कॉर्टेक्स से एक नर्व आती है जो कि आती है तुम्हारे इस पे सेवेंथ नर्व के अपर वाले पोर्शन पे, और ये अपर वाले पोर्शन से ये डायरेक्ट अपर फेस को सप्लाई करेगी, राइट। और यहीं से एक नर्व आती है तुम्हारी जो कि कॉन्ट्रालेटरल आई से भी ये अपर वाले एरिया को आती है और ये सप्लाई करती है तुम्हारे अपर फेस को, ठीक है ना। अपर फेस को दोनों जगह से आना है, दोनों मोटर कॉर्टेक्स से, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। मोटर कॉर्टेक्स बेसिकली कहाँ होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में ही होता है, ठीक है ना। दोनों मोटर कॉर्टेक्स मतलब कि आ रही है नर्व अपर एरिया ऑफ सेवेंथ नर्व न्यूक्लियस, और सप्लाई कहाँ करेगी, अपर एरिया ऑफ मतलब फेस को, ठीक है ना। अब जो होता है ये जो कॉन्ट्रालेटरल जो तुम्हारे मोटर कॉर्टेक्स से फाइबर आ रही है जो कि लोअर फेस को जो सप्लाई करेगी, कॉन्ट्रालेटरल जो कॉन्ट्रालेटरल वाली होती है वो लोअर पार्ट ऑफ सेवेंथ नर्व न्यूक्लियस पे आती है और वो सप्लाई करती है लोअर ऑफ द फेस को। तो लोअर पार्ट ऑफ द फेस इज सप्लाइड बाय कॉन्ट्रालेटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड द अपर पार्ट ऑफ द स्फीयर इज सप्लाइड बाय द इप्सिलैटरल पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एज वेल एज द कॉन्ट्रालेटरल पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इस डायग्राम से हमें ये समझ में आता है, ठीक है ना। इस डायग्राम से ये समझ में हमें आता है कि अपर पार्ट ऑफ द फेस दोनों मोटर कॉर्टेक्स से सप्लाई करेगा, इप्सिलैटरल एज वेल एज कॉन्ट्रालैटरल, एंड द लोअर पार्ट ऑफ फेस इज सप्लाइड बाय कॉन्ट्रालैटरल पार्ट ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स, राइट। तो अब देखो अगर मान लो कि जो तुम्हारा अपर फेस मतलब कि अपर फेस जो है बायलैटरल है, मतलब कि अपर फेस जो है बायलैटरल अपर मोटर न्यूरॉन कंट्रोल होता है और लोअर फेस है इप्सिलैटरल लोअर मोटर न्यूरॉन कंट्रोल, ठीक है ना। अब देखो अब अगर देखो कि अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन हो गया, अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन हो गया, मैंने ये काट दिया, तो कॉन्ट्रालैटरल अब लोअर फेस तो गया, कॉन्ट्रालैटरल लोअर फेस वीकनेस हो गई, ठीक है ना। कॉन्ट्रालैटरल लोअर फेस वीकनेस हो गई यहाँ वाली, और जो अपर फेस को कुछ नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो इप्सिलैटरल वाले पार्ट से सप्लाई कर रहा है, मतलब जो अपर फेस है कॉन्ट्रालैटरल साइड में वो इप्सिलैटरल वाले पार्ट से भी तो सप्लाई कर रहा है, एज वेल एज इट इज सप्लाइड विद वो दोनों पार्ट सप्लाई कर रहा है। तो अगर एक पार्ट उसका जाता भी तो दूसरा पार्ट उसको बचा लेगा। तो इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का। नेक्स्ट मैं बात करूंगा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के बारे में, ठीक है ना। लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, इप्सिलैटरल कंप्लीट फेस पाल्सी। अगर दोनों ही फाइबर मेरे नीचे से जो सेवेंथ नर्व न्यूक्लियस से दोनों फाइबर काट दूँ, जैसे देखो यहाँ पे इस डायग्राम में अगर मैं दोनों यहाँ से काट दूँ, ये दोनों मैंने काट दिया, तो क्या होगा, ये पूरा फेस का ये पूरा फेस चला जाएगा, आधा फेस इप्सिलैटरल फेस तो गया, तो इप्सिलैटरल कंप्लीट फेस पाल्सी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, आपको बेल्स पाल्सी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो इसको मैं बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ाऊंगा। तो फेस पुल टुवर्ड्स नॉर्मल साइड, फेस जो है नॉर्मल साइड की तरफ पुल कर जाएगा, ठीक है ना। आई विल नॉट क्लोज एट द टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन, जहाँ पे साइड ऑफ लीजन उस साइड की इप्सिलैटरल मतलब आई नहीं क्लोज होगी, उसी को क्या कहते हैं, बेल्स फिनोमेनन कहते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ फूड ऑन द लीजन साइड, अगर लीजन जहाँ पे जिस साइड पे है तो उस साइड में जो आपका एक्यूमुलेशन ऑफ फूड कर जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लॉपी ईटिंग होगा। ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा होगा एट द साइड ऑफ लीजन, ठीक है, ड्रूपिंग हो जाएगी, सलाइवा की ड्रूपिंग होगी जिस साइड की लीजन है। हाइपर एक्यूसिस हो जाएगा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व और स्टेपेडियस नर्व, जैसे फेशियल नर्व जो होते हैं एक नर्व निकालती है नर्व टू स्टेपेडियस, उसके कारण से हाइपर एक्यूसिस, पेशेंट को लाउड साउंड सुनने को मिलने लगेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल आवाज़ में बात करो तो उसको ज़्यादा तेज सुनाई देगा। लॉस ऑफ सेंसेशन इन द एंटीरियर 2/3 नर्व, क्योंकि कॉर्डा टिम्पैनी नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, तो एंटीरियर 2/3 में लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड, ब्रिंकलिंग लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो रिस्क फैक्टर्स में इसका बहुत ही कॉमन डायबिटीज़, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, HSV1 हो सकता है, ठीक है ना। इसकी प्रोग्नोसिस का पुअर हो जाएगी जब किसी इंसान की एज एल्डरली एज हो, ठीक है, 60 ईयर से ज़्यादा। डिक्रीज लैक्रामेशन जो कि ड्राई आइज लीड करेगा, हाइपर एक्यूसिस और टोटल पैरालिसिस एंड तो ऑनसेट हो जाए। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन समटाइम्स इनकम्प्लीट रिकवरी, यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकवरी कभी कभी हो जाती है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ बेल्स पाल्सी रिकवर विद इन मतलब कि 2 to 12 वीक्स में रिकवर कर जाते हैं, और इसके 70 to 80% लोग रिकवर कर जाते हैं, बट कुछ लोगों में ये इनकम्प्लीट हो जाती है, तो इसीलिए इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन, नो टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड, और इट इज़ बेसिकली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, राइट। और ट्रीटमेंट में क्या क्या दे सकते हो कि आर्टिफिशियल टेयर डालो, क्योंकि हमें आँख को बचाना है बेसिकली, ठीक है ना, हमें यहाँ पे आँख को बचाना है।
अगेन आई एम रियली सॉरी, बट एक्चुअली जो मेरा स्टैंड था वो दैट इज़ नॉट हियर, इट इज़ लेफ्ट इन द कॉलेज, राइट। सो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा बेयर विथ मी, राइट। तो ये ट्रीटमेंट्स के क्या क्या होंगे, आर्टिफिशियल टीयर्स हो जाएंगे, इसमें आर्टिफिशियल टीयर्स देने पड़ेंगे क्योंकि हमें आँख को बचाना है, और रिकवरी इसमें होती है 70 to 80% पेशेंट में, और 2 to 12 वीक्स में इसकी रिकवरी हो जाती है। प्रेडनिसोलोन अगर तुम दोगे विच इज़ स्टेरॉइड, तो वो करेगा, शॉर्टन कर देगा रिकवरी पीरियड को, ठीक है ना। तो वो रिकवरी पीरियड जो आपका है वो शॉर्टन कर देगा, ठीक है ना। तो आपकी जो रिकवरी होगी वो जल्दी हो जाएगी, 2 to 12 वीक्स के अंदर भी बहुत जल्दी हो जाएगी। फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ज़्यादा दिन तक मसल का पैरालिसिस रहा और तुम मसल यूज़ नहीं किए तो मसल की एट्रोफी हो जाएगी, तो इसलिए फिजियोथेरेपी आपको कंटिन्यूस लेनी पड़ेगी। नो रोल ऑफ एक्साइक्लोविर। अब यहाँ पे देखो, HSV-1 का बहुत लोग मानते हैं इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत लोग कहते हैं नहीं भी होता है, ठीक है ना। सबकी अलग अलग थ्योरी है। तो अगर एसाइक्लोवीर बहुत लोगों ने दी है प्रेडनिसोलोन के साथ तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, अगर एसाइक्लोवीर का कोई ऐसा खास रोल है नहीं, ठीक है ना। ये एक चीज़ याद रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर फोरहेड स्पेयरिंग आ जाए, कि अगर फोरहेड स्पेयरिंग क्वेश्चन में दिख जाए, तो फोरहेड स्पेयरिंग में तुम हमेशा कभी भी बेल्स पासी मत मारना, क्योंकि वहाँ पे हमेशा फोरहेड का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। और ये कोई भी इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी ऑफ सेवंथ नर्व हो सकती है, लेकिन बेल्स पाल्सी नहीं होगी। ये इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी ऑफ सेवंथ नर्व होगी, लेकिन ये बेल्स पाल्सी नहीं हो सकती। तो इसी के साथ हमारा जो है न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजी का मेडिसिन से थोड़ा सा इंटीग्रेटेड वर्जन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, और सॉरी कुछ टेक्निकल दिक्कतों के लिए, जो भी 1-2 बार मोबाइल गिरा मेरा, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को पढ़ाना, बट ठीक है, इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है अपना, ठीक है ना। तो विदाउट प्रॉफिट करते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आपके कमेंट्स ही पढ़ के तो बेसिकली मैं खुश हो जाता हूँ, तो मेरे लिए उतना ही सब फीस कर जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।